दोस्तों, हम जो ये वीडियो देखने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन आए थे वीडियो में कमेंट्स में, तो उसमें कुछ कैटेगरीज की है। यानी पहला कैटेगरी ये किया कि फॉर्म फिलिंग के बारे में जो जानकारी, उसके ऊपर जो सवाल आए थे कमेंट बॉक्स में, तो उसके ऊपर सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद में जो एग्जाम है, एग्जाम का प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, तो इंटरव्यू में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं या इंटरव्यू कैसे होता है, इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स ने और क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में इंटरव्यू होने के बाद में जब रिजल्ट आता है या रिजल्ट नहीं है ना, सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो उस स्थिति में बच्चों के पास जो सवाल रहते हैं, उस तरीके से कुछ सवाल आए थे, तो वो भी सवाल हम देखेंगे। उसके बाद में जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का, तो वो किस तरीके से रहता है, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आए थे। मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी आए थे, व्हाट्सएप पे भी आया था, तो उसके ऊपर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और कैंपस का जो फैसिलिटीज़ और इन्वायरमेंट है, काफ़ी बच्चे स्टूडेंट उत्सुक रहते हैं कि कैंपस कैसा होता है, उसका फैसिलिटीज़ कैसा होता है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये ज़्यादा जानकारी आपको देखने की नहीं मिलेगी। पर इस वीडियो में मैंने ये जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और एपीयू का छात्र रहने के वजह से मुझे ये चीज़ें बहुत करीबी से देखने को मिली, तो निश्चित रूप से मैं इसका बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगा। और उसके बाद में ये होने के बाद में और प्लेसमेंट किस तरीके से रहता है, तो प्लेसमेंट के भी कुछ जानकारी मुझे जो अब तक पता है वो दे दूंगा। और उसके बाद में भी कोर्स के बारे में या एपीयू के बारे में और कुछ सवाल जो बचे थे, जो इस कैटेगरी में मैं सेपरेट से नहीं रख पाया, तो वो सबसे लास्ट में लूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्म फिलिंग से लेकर, कि फॉर्म फिलिंग के ऊपर किस तरीके से सवाल आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, वो जो पूजा जागर जी की तरफ से आया था, वो था पहले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर से एग्जाम दे सकते हो क्या। तो पूजा जी, आप निश्चित रूप से ये फिर से एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम में एज क्राइटेरिया नहीं है और अटेम्प्ट क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपका एज कुछ भी हो, आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपने पहले भी प्रयास किए हो पर आपका चयन दुर्भाग्य रूप से नहीं हुआ है, तो आप फिर से भी ये दे सकते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगला सवाल आया था ब्रिजराज वर्मा से, प्लीज ब्रो हेल्प कीजिए, हमको एडमिशन लेना है पर जानकारी नहीं है। तो आपको अगर कुछ भी जानकारी नहीं है पर तो एडमिशन आप किस लिए ले रहे हैं, तो शायद आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। पर हाँ, ये वीडियो पूरा चलेगा तब तक आपको शायद बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एग्जाम के बारे में आगे जो सवाल आए थे उसके ऊपर ध्यान देंगे। प्रकाश सिंह का क्वेश्चन था, रिटर्न एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। रिटर्न एग्जाम को हम पहले ठीक से समझेंगे। ये जो सिलेक्शन होता है उसका दो फेजेस होता है, पहला होता है एग्जाम और दूसरा होता है इंटरव्यू। अगर रिटर्न एग्जाम को आप देखेंगे तो उसके अंदर एक एमसीक्यू का पैटर्न होता है, जिसमें आपको कुछ सवाल एमसीक्यू आते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ रहता है, इंग्लिश के ऊपर पैराग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहते हैं और ग्रामर के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और ये एमसीक्यू का एक सेक्शन होने के बाद में अलग से आपको रिटर्न में कुछ लिखना होता है, यानी आपको कुछ टॉपिक या सवाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर 200 या 400 शब्दों तक आपको लिखना होता है। और इसके बारे में ज़्यादा जो सवाल आए थे कि ये आपको जो लिखित में आंसर लिखना है, ब्रॉड आंसर लिखना है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्टिव में आंसर आपको किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में। तो जब मैंने एग्जाम दी थी तो तब इंग्लिश और हिंदी शायद दोनों में लिख सकते थे, तो आप एक बार वेरीफाई कीजिए अभी का जो एग्जाम होगा उसके अंदर ये दोनों में लिख सकते हैं नहीं, पर मेरी जानकारी के तहत इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। तो ये है एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आगे आता है इंटरव्यू के ऊपर। मुझे जो सवाल पूछा गया था राहुल पाल जी की तरफ से, वो था एमए एजुकेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरव्यू में अगर एमए एजुकेशन के ऊपर जो सवाल आएंगे, तो हम देखेंगे कि आपको जिस फील्ड में जाना है, अगर आपको एमए एजुकेशन करना है तो आप एमए एजुकेशन क्यों कर रहे हो, तो ये आपको पूछा जाएगा। तो उसके ऊपर आपका जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। सिर्फ मुझे कुछ तो करना है इसलिए मैं आ रहा हूँ, कुछ ले लिया है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको एजुकेशनल सेक्टर में काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। समाज में जो दुर्बल घटक होता है, जैसा एससी, एसटी, ओबीसी, वुमन, एलजीबीटीक्यू समुदाय रहता है, इसके अलावा भी जो वर्ग रहता है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बैकवर्ड है, तो इन समाज को आप किस तरीके से देखते हैं। जो आप अपने इंडिया में स्कूलिंग सिस्टम है, तो उस स्कूलिंग सिस्टम में आप किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, या इस सेक्टर में किस तरीके से आपको देश के लिए समर्पित कर सकते हैं, वो क्षेत्र के लिए समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सेम सभी फील्ड के लिए अप्लाई रहेगा। यानी बीएचडी कर रहे हो,
BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, एम एजुकेशन सोशल स्टडीज में कर रहे हो या साइंस में कर रहे हो, या बैंगलोर के कैंपस में आप एमए डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। यानी आप इंटरव्यू में जाने के पहले आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये कोर्स की बेसिक जानकारी आपको तो थोड़ा जानकारी तो आपको शब्द से ही पता चलती है, आपका इंटरेस्ट एरिया रहता तभी आप लेते हैं उस तरह का कोर्स। फिर भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप वो कोर्स का जो डिटेल्स रहता है, उसका सिलेबस रहता है, शायद आपको वो मिल सकता है। तो उसका जानकारी लेके आपको इंटरव्यू में काफ़ी सारी मदद हो सकती है। इसके बारे में आता है इंटरव्यू होने के बाद में जो जिस तरीके से सवाल पूछे गए, किस तरीके से सवाल बच्चों के मन में आता है इंटरव्यू होने के बाद में, तो वो हम देखेंगे। गुरुपाल बोरकर जी ने पूछा था कि मेरा एग्ज़ाम हुआ है, मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस BA इंग्लिश ऑनर्स लिया था और सेकंड प्रेफरेंस BA सोशल साइंसेस लिया था, तो मैं ये प्रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ या नहीं। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में आपको कांटेक्ट करना होगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आपको जो कोर्स चाहिए वो मिल चुका है तो ठीक है, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कोर्स मिला इस केस में और सेकंड प्रेफरेंस वाला आपको नहीं मिला है, जो लीगली वैलिड, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, आपका अच्छा रैंकिंग आया तो आपको वो मिलेगा ही। अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ऑफिस से या एडमिन से आप पूछ लीजिए, निश्चित रूप से आपको वो मदद करेंगे। और कुछ रेयर केसेस में ये भी पॉसिबल है, तो आप ये ऑफिस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में हर्षित शुक्ला जी का क्वेश्चन था, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है यूनिवर्सिटी में, ज्वाइनिंग कब होगी, प्लीज़ रिप्लाई। और ये जो सवाल आया था लगभग 6-7 महीने पहले आया था, और हर्षित शुक्ला जी को भी हर्षित को भी मैं यूनिवर्सिटी में मिल चुका हूँ भोपाल में। तो काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर इस प्रकार का आपका सवाल रहेगा कि सिलेक्शन हो गया पर यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग कब होगी, तो आपको यूनिवर्सिटी ये जानकारी मेल द्वारा प्रोवाइड करेगी आपको कब आना है। शायद आपको कॉल भी आ सकता है इस प्रोसीजर के बारे में। तो आप अपने जो मेल आईडी जो नंबर आपका रजिस्टर्ड नंबर दिया है उसको आपको देखना है, आपको कुछ मैसेज आता है नहीं। अगर मैसेज भी नहीं आता है तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या जो कंसर्न मेल आईडी आपको मिला है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन आया था आर्यन का, द आर्यन आईडी से, बैंगलोर कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ है पर भोपाल में प्रक्रिया चल रही है एडमिशन की, अगर भोपाल का कैंपस में सिलेक्शन होता है तो बैंगलोर में स्विच कर सकते हैं नहीं। दोस्तों हमें जो चीज़ जाननी होगी कि भोपाल और बैंगलोर ये दोनों अलग कैंपस है, दोनों अलग कैंपस के लिए दोनों अलग एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो अगर आपका बैंगलोर में सिलेक्शन नहीं हुआ और भोपाल में हुआ है तो आपको भोपाल ही अलॉट मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी कंसर्न अथॉरिटी जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता है। रेयरेस्ट और जेन्युइन केस में, और अगर बैंगलोर के कैंपस में 1-2 सीट खाली है और वो फिलअप की जा सकती है, इस केस में ये चीज़ कंसिडर होने के कुछ चांसेस बन सकते हैं, पर मेरे जानकारी के तहत ऐसा होना लगभग मुश्किल के समान है, तो ऐसा मत सोचिए। अगर आपको बैंगलोर कैंपस में जाना है तो बैंगलोर का एग्जाम पास कीजिए, अगर भोपाल में जाना है तो भोपाल का एग्जाम पास कीजिए, सो दैट विल बी इजी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में जो सवाल आते हैं बच्चों के, तो काफ़ी मैसेज मुझे ऐसे मिले थे, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, बट स्कॉलरशिप कितना मिल सकता है, कितना मिला है, आपको कितना मिला है। तो सबसे पहले इस वीडियो के बाद में भी मुझे सवाल आ सकते हैं कि आपको कितना मिला है। तो सबसे पहली बात जानकारी बता दूं कि यूनिवर्सिटी इस प्रकार की कोई भी स्कॉलरशिप की जो आपकी पर्सनल निजी इंफॉर्मेशन है वो किसी को शेयर करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये निजता का भी हनन रहता है और पर्सनल डिग्निटी का भी हनन रहता है। सो आई कैन नॉट शेयर माई इंफॉर्मेशन विथ यू टू बी वेरी प्रोफेशनल। और आपको किस तरीके से मिल सकते हैं डिपेंड होता है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अगर यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से अलॉट करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेरी जो समझ है कि यूनिवर्सिटी आपको लगभग सभी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप फीस हॉस्टल का और ट्यूशन पीने दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी वो लगभग 100% भी अलाउ कर सकती है। इसके अलावा आपका फूड का भी कुछ परसेंटेज में 50%, 75% और रेयर केसेस में 100% में भी आपको फूड स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये होता है। आपका एज इनकम ग्रुप क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो इसके ऊपर ये चीज़ें निर्भर होती है, आप जान लीजिए। और यूनिवर्सिटी के पास में ऐसा पर्सनलाइज टीम है कि आप
अगर आप जो जानकारी देते हैं वो वेरीफाई करते हैं आपके घर पे आके, कुछ लोग भेजते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन डालनी है। और अगर आप जेन्युइन केस है तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी आपको उसमें फाइनेंशियल हेल्प करेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आगे आता प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी में मैं पहला बैच था और मैंने पहले 2 सेमेस्टर यहाँ पे अटेंड किए थे। उसके बाद में कुछ कारण की वजह से मैं ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, फिनिश नहीं कर पाया। पर मेरे जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है अभी भी यूनिवर्सिटी में है, तो उनका अभी तो फरवरी का स्टार्टिंग हुआ और उनका लगभग प्लेसमेंट का जो प्रोसेस वो लगभग फिनिशिंग तक आ चुका है। और आपको अगर प्लेसमेंट का कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि पैकेज बताओ, हाई कितना रहता है, मीडियम क्या रहता है, एवरेज कितना रहता है, तो लगभग आप मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी आपको अच्छा डिसेंट पैकेज देता है, जिसमें आपको लगभग बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। आप किस जगह पे प्लेसमेंट हो गए और आप खुद को किस तरीके से पेश करते हो इंटर में, आपके पास स्किल्स कितना है, इसके ऊपर ये चीज़ें निर्भर होती है। यानी दीज आर रिलेटिव थिंग्स, सो आई कैनॉट से डायरेक्टली कि इतना इतना मिलेगा, बट आप मान के चले कि 3 लाख से लेकर 6, 7 या 8 या लगभग इन रेयरेस्ट केस में 10 तक भी एनुअल पैकेज आपको मिल सकता है। तो अच्छा डिसेंट जॉब, डिसेंट सैलरी और अच्छी सैलरी और अच्छा प्लेसमेंट भी यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एक बार आपको एडमिशन मिल गया तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैचलर्स भी होता है तो उस बेस पे भी आपको अच्छा सैलरी भी मिल जाता है, अच्छा जॉब भी मिल जाता है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि कैंपस फैसिलिटी और इन्वायरमेंट कैसा है। तो यूनिवर्सिटी में जो इन्वायरमेंट रहता है तो वो काफ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हम देखते हैं, अगर आप भारत का जो संविधान है उसका जो उद्देश्य पत्रिका है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो कुछ शब्द है आप अच्छे से देखिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक तो यहाँ पे नहीं ले सकते। डेमोक्रेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, सेक्युलर इन्वायरमेंट है। सोशलिस्ट यूनिवर्सिटी के बिहेवियर में बहुत काफ़ी हद तक दिखता है, जिसमें वो सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं। सोसाइटी में अजीम प्रेमजी सर और उनका पूरा टीम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, समाज में सकारात्मक भूमिका लेता है, तो वो सोशलिस्ट भी आ गए। जस्टिस, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, देखो जो बच्चे आते हैं जो बाकी अदरवाइज ये इतना अच्छा क्वालिटी जो एजुकेशन होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि वो अपना सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ाए। और सिर्फ ना अपना बढ़ाए कि अगर आप जब आप काम के लिए जाते हो, जब आप समाज में जाएंगे, जब आप काम करने के लिए जाएंगे, तब भी आप ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ तक कोई नहीं जा रहा। यानी कुछ इंग्लिश में पोएम था तो उसका मुझे मीनिंग याद आ रहा है कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ मुश्किल काम कोई और नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। तो उस तरीके से जो आदमी कहीं पे भी, यानी जिस जगह पे कोई जाना नहीं चाहता, जो मार्जिनलाइज एरिया हो, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एरिया हो, या ऐसी जगह पे, यानी मैं फील्ड प्रैक्टिस पे गया था तो सरगुजा छत्तीसगढ़ में मैंने देखा था कि एक पूरा पहाड़ है, बाहर से लगता है तो अंदर सिर्फ झाड़ियाँ, कुछ नहीं, पर अंदर जाने के बाद पता चला कुछ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे, छोटा प्राइमरी स्कूल है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उन बच्चों तक पहुँचता है और वहाँ तक शिक्षा चलती है। आपके अंदर उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, सोशल सेंसिटिविटी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए कि आप उस एरिया तक जाकर आप उन बच्चों के साथ काम करें, उन बच्चों का जीवन स्तर बढ़ाने में काम करें। आपके अंदर इगैलिटेरियन इक्वालिटी का जो माइंडसेट होता है, इक्वालिटी और इक्विटी, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी अच्छे हद तक आपको इसमें प्रिपेयर भी करती है, ऐसा एनवायरमेंट भी है। लड़कियों की बात की जाए, लड़कियों या जो नॉन बाइनरी होते हैं, ट्रांसजेंडर हो या जो क्वीर हो, तो उनके लिए ये बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा, काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा। यू विल बी एक्सप्रेस टू फ्री व्हाट यू आर, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप खुद के बारे में बोल पाएंगे, तो आप जिस तरीके से हो ऐसा आप रह सकते हैं। यानी इन द सेंस इट इज नॉट इन द नेगेटिव नोशन कि आपको फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो आप वो इंजॉय कर पाएंगे। जब तक किसी और का लिबर्टी का वायलेशन है तो तब उस हद तक आप आपका लिबर्टी लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन तक यूज कर पाएंगे, जी पाएंगे, तो उतना तो आपको अच्छा एश्योरेंस वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब भी, यानी बहुत सारे स्पोर्ट्स होता है, चेस होता है, कैरम होता है, आउटडोर स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट काफ़ी मेरे दोस्तों के साथ खेलता था, जो संडे सैटरडे होता था या कभी वीक ऑफ रहता था तो मैं क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेलता था। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, तो इस तरीके से टेबल टेनिस है। सो इस प्रकार के गेम आपको मिलेंगे वहाँ पे, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। सैटरडे का मूवी का हमारा शो चलता था सैटरडे के इवनिंग पे, हर सैटरडे में एक बार मूवी लगती थी, तो मूवी क्लब भी है।
सिंगिंग का क्लब है, डांसिंग का क्लब है। सो इट वाज सो नाइस एक्सपीरियंस कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे हद तक बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट में और ऑलराउंड ग्रोथ में काफ़ी अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी जो होता है उसमें काफ़ी मदद करती है, और उसका पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी देती है। नॉट ओनली लिबर्टी बट पॉजिटिव ग्राउंड्स फॉर इंजॉइंग दैट। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी चलाने का परमिट दे दिया और आपको रास्ता ही नहीं तो आप कहाँ पे दौड़ेंगे। तो आपको गाड़ी चलाने का परमिट भी देता है, एक उदाहरण से ले रहे, गाड़ी चलाने का परमिट भी देते हैं, अच्छा रोड भी देता है, सिग्नल भी देता है, और ये सब मिलने के बाद आपको ट्रैफिक रूल का पालन भी करना होता है। तो आपको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलेगा, कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज भी होगी। सो दिस थिंग्स आर बहुत, ये चीज़ें बहुत चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला अवेलेबल होतील। आणि याप्रमाणे आणखी जे एक प्रश्न है और कुछ जो सवाल थे जो पूछे गए हैं, कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। ज्ञानेश्वरी विभाग और सोनू यादव इन दोनों ने एक सरी का एक क्वेश्चन पूछा जिसमें भोपाल में हिंदी मीडियम है क्या एम एजुकेशन के लिए। सो यहाँ पे सभी जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में है, पर आपको अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं है, अंग्रेजी के ऊपर आपको काम करना है। तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी आपको बैचलर और मास्टर्स दोनों वक्त पे आपको जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स होता है जिसमें आपको इंग्लिश का वोकेशनल कोर्स होता है, जिसमें आपको अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए आपको अच्छा माहौल दिया जाता है, फैकल्टी दिया जाता है, हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर्स उसके होते हैं, और बहुत अच्छा यानी जो होता है ना कंस्ट्रक्टिव स्टडी होता है, तो वो आपको आपके माहौल के तहत आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इतना अच्छा अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए माहौल देते हैं। शुरुआत में कुछ रीडिंग्स होती है जो आपको पढ़ना होता है एग्जाम के लिए या रीडिंग के लिए रहता है, तो वो आपको हिंदी में भी देते हैं, ट्रांसलेट का टीम भी वहाँ पे है। तो ये सब कुछ फॅसिलिटीज यहाँ पे युनिव्हर्सिटी प्रोव्हाइड करते आहे। कोर्सबद्दल डिटेल सांगा, माहिती सांगा। मारुती डोले यांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे, प्रश्न मराठीत आहे। तर कोर्सबद्दलची माहिती आहे तुम्हाला ती वेबसाईटवर मिळून जाईल, तर जस्ट रिपोर्ट। त्यानंतर प्रीती प्रियंकाने एक प्रश्न विचारलेला आहे, सेकंड राउंड का फॉर्म भरिए, आगे का प्रोसेस बताइए। सो आप फर्स्ट राउंड का फॉर्म भरिए या सेकंड राउंड का भरिए, प्रोसेस सेम रहेगा। आपका पहले रिटर्न का एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू और रिटर्न जो डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है उसका एग्जाम होगा। उसका रिजल्ट अगर आपका आता है, पास होते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आप नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं जा सकते, तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू का भी मौका मिल सकता है। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। इंटरव्यू का प्रोसेस होने के बाद में आपका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहता है। अगला क्वेश्चन था, बीएपए का कोर्स होता है क्या। बीएपए ने बैचलर इन फाइन आर्ट्स शायद ये है। तो मैं जब कैंपस में भोपाल में था तो उस वक्त बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है, पर अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है या उस फील्ड में आपको अच्छा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ड्राइंग के भी क्लासेस होता है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक नाम का। मास्टर्स के लिए मेरे लिए कोर्स था, शायद बैचलर के लिए भी था। तो पेंटिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। ड्राइंग कैसे करना होता है, कैसे मल्टी पर्सपेक्टिव करना होता है, जो आर्ट एंड एस्थेटिक होता है, यानी कोई भी आर्ट्स होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, ये सब जानकारी वहाँ पे हमको मिली थी। तो शायद अगर आप सोशल स्टडीज भी करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है वो करके भी अगर आप आर्ट्स में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे है। उसके बाद में सवाल है, भैया बीएससी बायोलॉजी है क्या। तो निश्चित रूप से बीएससी बायोलॉजी है। कुछ मेरे यूजी वाले स्टूडेंट भी जिनका बीएससी बायोलॉजी है, हालांकि वो काफ़ी हद तक बहुत टेंशन में दिखते थे हमेशा पढ़ाई करते हुए, पर बीएससी बायोलॉजी है। इसके बाद में तो अब तक तो जो सवाल मुझे पूछे गए थे कमेंट में पिछले वीडियो पर कि अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस प्रकार से लेना है, फॉर्म प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर जो कमेंट आए थे उस कमेंट में सभी कमेंट्स आपके सामने पड़े हैं, और इसके ऊपर जो एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता सकता था तो मैं आपको जानकारी दी है। इसके अलावा भी आपको कुछ सवाल मुझे पूछना है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या इसके बाद में आप अगर आपको फिर भी कॉल करना है या कुछ व्हाट्सअप करना है तो आप जो यूट्यूब चैनल है उसका जो बायो में मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर वो दे दिया है, मोस्ट प्रोबेबली आप टेक्स्ट कीजिए मुझे, निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द जवाब मिलेगा। तो ये था अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इन फाइनल कंक्लूडिंग में ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी आपको वो देगा जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। काफ़ी अच्छा माहौल है, पीयर ग्रुप अच्छा मिलता है, क्योंकि देश के अंदर जो गिने चुने अच्छे बच्चे आते रहते हैं वो आते हैं। काफ़ी जो माहौल है वो सेफ इन्वायरमेंट है, आप बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी आपको सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो वो कर सकती है। तो एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दिस वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट, यानी मैंने देखा है जो उसमें बेस्ट है। सो इट इज़ नाइस टू टॉक विथ यू इन दिस वीडियो एंड सी यू सून। थैंक यू।